चंद्रयान 3 पर पल पल का अपडेट। 3 की लाइव ये सब जानने के लिए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से मदद मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन की। चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन। चंद्रयान 3 पर पल पल का अपडेट। पहली परीक्षा में पास चंद्रयान 3। कुल मिलाकर इस यात्रा में 40 दिन लग रहे हैं और इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों का वक्त क्यों लग रहा है। असल में अमेरिका और रूस जैसे देशों ने बहुत ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करके 40 दिनों की इस दूरी को सिर्फ 3 दिनों में तय किया था। उन मिशन में वक्त कम लगा पर मिशन का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारा चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी और बाद में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले आपको बता दें, इससे समय ज्यादा लगेगा पर बिना ज्यादा खर्च के सुरक्षित तरीके से ये सफर पूरा होगा। ऐसा करना हमारे फायदे में है क्योंकि इससे हम सीमित बजट में कई और मिशन भी लॉन्च कर पाएंगे। चंद्रयान 3 के बारे में आज एक अच्छी खबर भी आई है और अच्छी खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 के तीसरे ऑर्बिट यानी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। अब 20 जुलाई की दोपहर को चंद्रयान 3 की कक्षा में किस तरह की चीजें होने वाली है आपको वो भी बताते हैं। 20 जुलाई की दोपहर को चंद्रयान 3 की कक्षा में एक और बदलाव होगा। फिलहाल चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिर 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचेगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट 5 से 6 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में एंट्री के लिए तैयार हो जाएगा और फिर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। इस समय देश के 140 करोड़ लोग बेसब्री से उसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। अब हम चंद्रयान 3 के हर चरण की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में बढ़ रहे डर की बात करते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद से इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों से अलग अलग बयान आ रहे हैं। इनमें पाकिस्तान की टेंशन और डिप्रेशन दोनों दिख रही है। आज पाकिस्तान से ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तानी जनता ने भारतीय चंद्रयान के खिलाफ आए बयान का करारा जवाब दिया है। ऐसा बयान किसने दिया, क्यों दिया और इसकी पूरी सच्चाई क्या है, ये सब इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मज़ा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। मतलब पता है क्या है, चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होने में बड़ा फर्क होता है। हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ। अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। फवाद चौधरी है ना बेसिकली कोई कैलिबर का बंदा ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। पाकिस्तानियों ने चंद्रयान की खबर पर अपने ही पूर्व मिनिस्टर की क्लास लगा दी। पाकिस्तान के पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान वायरल है जिसे सुनते ही पाकिस्तानियों ने बड़बोले फवाद का बैंड बजा दिया। पाकिस्तान के एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है।
पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर फवाद के इस बयान पर सैकड़ों कमेंट्स आ रहे हैं। सबका दावा है कि फवाद ने चंद्रयान 3 के बारे में ऐसा दावा किया है और ये पंगा एक्स मिनिस्टर को बहुत महंगा पड़ा। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको आईटी के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है। फवाद चौधरी है ना बेसिकली कोई कैलिबर का बंदा ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। पूर्व मिनिस्टर फवाद चौधरी और पाकिस्तान के कई लोग दुनिया भर में अपनी सोच को लेकर इतने बदनाम हैं कि सबने फवाद के वीडियो पर तुरंत यकीन कर लिया। हालांकि कुछ पाकिस्तानियों को फवाद का पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आया और अपने ही मुल्क में पूर्व मिनिस्टर की ट्रोलिंग शुरू हो गई। मतलब पता है क्या है, चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होने में बड़ा फर्क होता है। वो चांद पर जाकर अपना झंडा लगा रहे हैं और हम यहाँ पर सिर्फ झंडे पर हमारा चांद है। वो भी पता नहीं आगे रहता है कि नहीं रहता। जिस तरह के हमारे हुक्मरान माशाल्लाह से, ये चांद पर जाने की क्या जरूरत है। भारत वो दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जो चांद के ऊपर अपना कंट्रोल्ड रॉकेट भेज रहा है। चांद पे जाने वाला भारत, चांद पे जाने वाला चौथा मुल्क बन चुका है भारत। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये हरकतें कर रहे हैं। हम आज भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ। फवाद चौधरी पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पर उनकी सोच एकदम एंटी साइंस है। पाकिस्तानी मानते हैं कि अगर दुनिया में साइंस के खिलाफ सोच रखने की कोई प्रतियोगिता होगी तो फवाद उसमें पहले नंबर पर आते। इसीलिए पाकिस्तानियों ने ही मौका मिलते ही फवाद की जमकर धुलाई कर दी। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, पीटीए की तरफ से वो थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी जो कि अभी वायरल चल रही है कि अगर इधर खड़े होके हमें मून नज़र आ सकता है, चांद नज़र आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। जाहिर है वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वो ज़रूरी भी समझते हैं इस तरह के काम करना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाना, बल्कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे भी हैं। हर मामले में आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारी सोच अभी फ़िलहाल इधर ही है। हम कहते हैं हमारे झंडे पे चांद है, काफ़ी है। हमने चांद पे जाके क्या करना है? अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मज़ीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे। जिस बयान की वजह से फवाद चौधरी का बड़ा नाम हो गया है वो एक पुराना वीडियो है। ये बयान उन्होंने साल 2019 में रमज़ान और ईद के चांद पर दिया था, पर यह बयान आते ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सभी ने इसे फवाद का असली बयान मान लिया। असल में जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग में गड़बड़ी हुई थी तब फवाद ने मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किए थे, पर आज इस्लामाबाद में सोच बदल रही है। वहाँ चंद्रयान 3 की तारीफ हो रही है और फवाद चौधरी। चंद्रयान 14 जुलाई को 2:35 पर छोड़ा गया था। आप ट्रैक कर रहे हैं उसे, कहां तक पहुंचा है? चलिए, आप नहीं ट्रैक कर रहे हैं, मैं ट्रैक कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि इस समय चंद्रयान 3 जो भारत से छोड़ा गया था, धरती से ऊपर उठने के बाद करीब अब धरती के इर्द गिर्द 51,400 गुणा 228 किलोमीटर की परिधि में उसकी कक्षा के अंदर यह चक्कर लगा रहा है। और अब तक इसरो ने इसके 2 जो अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स हैं वो एडजस्ट किए हैं और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इसकी एपोजी और पेरिजी दोनों बढ़ाई गई है। पेरिजी यानी धरती से सबसे निकटतम बिंदु जो इसकी कक्षा का होता है वो, और एपोजी यानी जो सबसे दूर का बिंदु होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अंडाकार शैली के अंदर, एक अंडाकार जो कक्षा है उसके अंदर ये धरती का चक्कर लगा रहा है। और कभी अगर आपने सर्कस देखा हो
तो सर्कस के अंदर जैसे जिम्नास्टिक होता है या उसके अंदर एक जो जिम्नास्ट होता है वो झूले पर झूलता है और दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, लगभग कुछ वैसा ही होगा जिसे स्लिंग टेक्निक कहते हैं। और इस स्लिंग टेक्निक से ये धरती की कक्षा पे चक्कर लगाते 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 फिर धीरे से जब इसके अंदर बूस्टर फायर किया जाएगा तो ये फिर चंद्रमा की कक्षा के अंदर पहुंच जाएगा और फिर चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा। ये बूस्टर फायरिंग की जो टेक्निक होती है इसको इसरो का जिसको इसरो का टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सेंटर है वो इसको कंट्रोल करता है। और इसके अंदर आप ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो उसके बाद ऐसे ये जमीन से ऊपर उठता है, इसके रॉकेट फायर हो रहे हैं और ये देखिए दोनों रॉकेट कुछ ही देर बाद अलग हो जाते हैं जिसको SP-200 कहा गया था। ये S-200 रॉकेट्स अलग हो जाने के बाद में जैसे ये पेलोड अलग हुआ और फिर पेलोड के बाद चंद्रयान 3 इस पेलोड से अलग हो गया। तो ये चंद्रयान 3 इस समय कुछ इस अवस्था में कुछ इस शक्ल के साथ में धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। और इसके बाद 14 तारीख को 2:35 पे से छोड़ा गया था। उसके बाद 15 तारीख को जो पहला फायर किया गया यानी इसकी जो एपोजी और पेरिजी है वो एडजस्ट की गई। और ये जो अर्थ बाउंड मैनूवर्स जिन्हें कहा जाता है वो अर्थबाउंड मैनूवर्स लगातार चल रहे हैं। और अब जो अगला अर्थबाउंड मैनूवर होगा वो 20 जुलाई को दोपहर 2 से 3 के बीच में होगा। और इसमें कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर बूस्टर फायर किए जाते हैं और ये जो बूस्टर फायर किए जाते हैं ये इसका दायरा या इसकी परिधि जो है, इसकी कक्षा जो है वो आगे तक बढ़ाते हैं। और अभी ये करीब 51,000 से ज्यादा के परिधि में पहुंच चुका है उसके अंदर, यानी जो इसका फार्देस्ट पॉइंट है जिस कक्षा के अंदर ये धरती के सबसे की कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसमें जो सबसे दूर का बिंदु है वो करीब 51,000 किलोमीटर से ज्यादा का है और इसे बढ़ाकर 1 लाख किलोमीटर तक करना है। और उसके बाद फिर जब बूस्टर फायर किया जाएगा तब ये आगे चंद्रमा की कक्षा के लिए जाएगा जिससे जो लूनर ट्रेजेक्ट्री है उसे लूनर ट्रेजेक्ट्री इंजेक्शन कहा जाता है। तो ये लूनर ट्रेजेक्ट्री इंजेक्शन का जो फेज है ये इस महीने के अंत तक आएगा और उसके बाद ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। और ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद फिर वहां चंद्रमा का चक्कर लगाएगा उसकी कक्षा के अंदर और धीरे 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 जैसे यहां पर एपोजी और पेरिजी घटाई बढ़ाई गई यानी जो धरती से निकटतम बिंदु है उसको भी बढ़ाया गया और धरती से जो उसकी कक्षा का जो फार्देस्ट बिंदु है, जो सबसे दूर का बिंदु है उसको बढ़ाया गया और ऐसे इसको धरती से दूर किया जा रहा है। और करीब 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा का ये डिस्टेंस है धरती से चांद के बीच का। और इस डिस्टेंस को पार करने के लिए ये स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और चंद्रयान इसमें सफर करते हुए जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री जो है वो यहां से, ये जो लाल रेखा आप देख रहे हैं ये अर्थबाउंड मैनूवर्स है और इस लाल रेखा से फिर चलते हुए इस रास्ते से चलते हुए वो जब चंद्रमा के करीब पहुंचेगा तो ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं कुछ इस दायरे के अंदर पहले इसकी जो पेरिजी है वो कम होगी, एपोजी कम होगी और इस तरीके से धीरे 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 यानी पहले धरती के इर्द गिर्द इसकी एपोजी और पेरिजी बढ़ाई गई और उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद इसकी एपोजी और पेरिजी घटाई जाएगी और उसके बाद जो बूस्टर फायर होंगे उससे धीरे 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 इसका दायरा जो है वो छोटा किया जाएगा और उसके साथ ये चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर इसकी लैंडिंग होगी। 23 और 24 तारीख को इंतजार जरूर करिएगा जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, क्योंकि बेहद कॉम्प्लेक्स ये ऑपरेशन होता है। आपको याद होगा 2019 में सितंबर में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, यह प्रक्रिया उस समय भी लगभग ऐसी ही चली थी, लेकिन उस वक्त एक हादसा हुआ क्योंकि उस समय में चंद्रयान 2 जो है वो लैंडिंग से महज 20 मिनट पहले उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिचेस आए, कुछ परेशानी आई, कुछ दिक्कत आई और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ। हालांकि इसरो ने इसे हार नहीं माना, इसे नाकामी भी नहीं माना और उस चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और उस ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल ये चंद्रयान 3 करने वाला है, क्योंकि ये उससे कनेक्ट करेगा और जो कम्युनिकेशन हो रहा है इससे आगे का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो चंद्रमा के उस ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 के साथ छोड़ा गया था उस ऑर्बिटर से जब चंद्रयान 3 का कम्युनिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसकी लैंडिंग वहां पर होगी। और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस लैंडिंग को देखने के लिए इसरो के इस टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कंट्रोल कमांड सेंटर के अंदर मौजूद हो सकते हैं और इसरो के तमाम वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और अभी तक चंद्रयान 3 अच्छी सेहत में है, उसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और अभी तक चंद्रयान अपने सफर पर बिल्कुल ट्रैक पर है। तो इंतजार है
23 और 24 तारीख का जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, वो विक्रम लैंडर इसमें से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसके साथ ही वो प्रज्ञान रोवर जो अपने साथ वो लेके गया है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तमाम परीक्षण किए जाएंगे। तरह के दावे कर रहे हैं। इस खबर को और हवा दी डायलन ओडेनल की तस्वीर ने। उनकी तस्वीर के मुताबिक लॉन्च के कुछ वक्त बाद चंद्रयान 3 ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर भी दिखाई दिया था। उन्होंने ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी। ट्वीट करके लिखा था कि भारत का चंद्रयान लॉन्च होते देखा गया, वो मेरे घर की छत से आसमान पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों इस मलबे का कनेक्शन चंद्रयान 3 से जोड़ा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी एक रॉकेट लॉन्च होता है तो वो कई चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है, इसके स्टेज वजन को कम करने के लिए अलग होते रहते हैं। शुरुआती 2 चरण लॉन्च की जगह से दूर समुद्र में गिरते हैं, जिसका तीसरा स्टेज ऑस्ट्रेलिया के करीब गिरता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह चीज PSLV से तो जुड़ी हो सकती है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का मलबा है या नहीं, इसे लेकर स्पेस एजेंसी का आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मलबा चंद्रयान का नहीं है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये रहस्यमयी चीज PSLV के रॉकेट लॉन्च से जुड़ी है, लेकिन चंद्रयान से इसका कनेक्शन नहीं है। इसके पीछे की वजह इस चीज के ऊपर मिले बर्नाकल हैं। बर्नाकल सख्त खोल वाले समुद्री जीव होते हैं जो पत्थरों और जहाजों से लेकर अन्य चीजों पर जुड़ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बर्नाकल को किसी भी चीज से जुड़ने में 3 हफ्ते से महीने भर का वक्त लगता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह चीज PSLV के लॉन्च से तो जुड़ी है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का मलबा नहीं है। स्पेस एजेंसी ये पता